हाँ ठीक है, डॉक्टर रामकिशोर जी। नमस्ते सभी को। भारतीय योग चिकित्सक संघ यानी कि इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन के फेसबुक, यूट्यूब और जूम ऐप पर उपस्थित सभी लोगों को आचार्य विपिन पथिक का प्यार भरा नमस्कार। नित्य प्रतिदिन की भांति हम अपने संस्था के तहत जो हमारा अभियान है 75 रोगों से भारत को आज़ादी, उसको हम सुचारू रूप से क्रियान्वित कर रहे हैं। आप सभी लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी जरूर करें, क्योंकि यह अभियान आपके बिना सफल नहीं हो सकता है। हम इस अभियान में उन 75 बीमारियों को सम्मिलित किया है जिनके द्वारा हम आए दिन किसी न किसी तरह से अस्पतालों में डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाया करते हैं। वो सभी बीमारी कहीं ना कहीं हमारे दैनिक रूटीन के गलत तरीके के कारण ही उपजी हुई होती हैं, जिनका निवारण और कारण आज के हमारे आदरणीय चिकित्सक उस बीमारी को बताएंगे। उस बीमारी के बारे में साथ ही साथ आज चूंकि आज हमारे उत्तर प्रदेश जो IYTA का चैप्टर है उसके आदरणीय महासचिव जी, साथ ही साथ कानपुर विश्वविद्यालय जिसका ये पूर्ववर्ती नाम है लेकिन वर्तमान में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात, ये अपने आप में अनुपम महाविद्यालय है जिसमें ढेर सारे डिग्री कॉलेजेस आते हैं। उसी में पिछले 2 वर्ष पिछले ही योग का विभाग शुरू किया गया है और उसी विभाग को आज आदरणीय हमारे डॉक्टर रामकिशोर सर संचालित कर रहे हैं। सर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ऐसे उच्चतम विभाग के सुशोभित कर रहे हैं। सर ने बहुत ज्यादा काम किया है। अभी मैं पिछले दिनों सर से मिला था। सर ने वहां पर योग के विद्यार्थियों के लिए BSc इन योगा और MSc इन योगा दोनों के लिए सिलेबस भी तैयार किया हुआ है, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को गढ़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों और हमारे साथ में इस वर्चुअल मंच पर जुड़े हुए सभी रिसर्च स्कॉलर्स को आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आज के व्याख्यान को अपनी पेन और पेपर डायरी को अपने साथ रखते हुए जरूर रखेंगे, साथ ही साथ एक एक बात को इसको लिखेंगे। हालांकि हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे आदरणीय अमन सांगवान जी निश्चित तौर पर यूट्यूब को संचालित कर रहे हैं, वहां पर इसका रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, उसको आप दोबारा से सुन सकेंगे। तो आदरणीय डॉक्टर रामकिशोर सर को हम डायरेक्टर आमंत्रित करते हैं कि सर आप आज की जो बीमारी है इससे सामान्यतः अधिकतर लोग पीड़ित रहते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे दैनिक जीवन में भी दिखता है, चाहे वो हमारे एंगर के रूप में हो या गुस्सा के रूप में हो या तुनक मिजाजी के रूप में हो। लेकिन वो बीमारी हम लोग सामान्यतः समझ नहीं पाते हैं कि वो बीमारी का लक्षण क्या है, कारण क्या है, वो हमारे शरीर में क्यों उपजी है। ऐसी खतरनाक बीमारी जिसके द्वारा लोगों की अक्सर मृत्यु भी हो जाती है, चलते चलते वो नाक से खून भी बहने लगता है। उन सभी ये लक्षण हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में बताना का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब आज आपको उसकी बीमारी के विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। आदरणीय डॉक्टर रामकिशोर सर, आपका स्वागत है। भारतीय योग चिकित्सक संघ आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करता है। माइक ओवर टू यू डॉक्टर रामकिशोर सर। बहुत बहुत धन्यवाद संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक माननीय पथिक जी, इसी के साथ संस्था के सभी अन्य पदाधिकारीगण, आज के इस विषय में जुड़े हुए सभी संस्था के पदाधिकारी, सदस्य या अन्य सहयोगी लोग जो आज इस वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आज के इस वक्तव्य में भाग ले रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रारंभ करने से पूर्व मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संस्था के पदाधिकारियों को और मुख्य रूप से पथिक जी को कि आज मुझे इस विषय पर आप लोगों के साथ कुछ साझा करने का अवसर मिल रहा है और उसमें मैं बहुत कुछ सीखूंगा भी और जो मेरा अनुभव है वो आपके समक्ष रखने का भी प्रयास करूँगा। आज का विषय है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप का योग के द्वारा कैसे प्रबंधन किया जाए, इस विषय पे हम चर्चा करें। उसके पूर्व थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त में लेकिन ये जान लें कि रोग क्या होता है और रोग के बाद फिर जाने उच्च रक्तचाप नामक रोग क्या है और उसके बाद फिर हम आएंगे इसका यौगिक मैनेजमेंट।
इस तरह से 3 चरणों में हम चर्चा करेंगे। पहले रोग क्या है, फिर रोग के बाद ये उच्च रक्तचाप क्या है, रोग है या नहीं, और उसके बाद फिर इसके प्रबंधन की बात करें। देखिए, हर चिकित्सा पद्धति की अपनी एक डायग्नोसिस मेथड होता है। जैसे अभी बेसिन योग शुरू हुआ है, तो उसमें आप कहीं कभी सिलेबस बेसिन योग उठा के देखें, लगभग सभी सिलेबस ने एक उसमें पेपर रखा है जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी अकॉर्डिंग टू योग। जब योग के अनुसार मनुष्य की शरीर की संरचना क्या है और उसके शरीर काम कैसे करता है, और उसके अंदर जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोश, कॉन्सेप्ट ऑफ चक्र, कॉन्सेप्ट ऑफ नाड़ी, प्राण, और प्राण कैसे सर्कुलेट करता है, और फिर ये एक सामान्य ढांचा है, एक स्वस्थ व्यक्ति में कैसे सारी चीजें संचालित। फिर जब वो रोगी होते हैं तो किस तरह से इनमें अव्यवस्थाएं उत्पन्न। वो पेपर पढ़ने के बाद एक बहुत क्लियरिटी हो जाती है कि योगिक दृष्टिकोण से मनुष्य की कार्य प्रणाली क्या है। उसी को विस्तार में न जाते हुए अभी हम इतना केवल चर्चा करना चाहेंगे कि रोग क्या है, और अगर रोग को आपको जानना है रोग क्या है योग के दृष्टिकोण से, तो सरल भाषा में तो ऐसे कह सकते हैं कि शरीर के जिस भी हिस्से में प्राण का प्रवाह समुचित मात्रा में या आवश्यकता अनुसार नहीं होता है, वह संबंधित अंग अस्वस्थ हो जाता है या उसके कार्य प्रणाली में दिक्कत होती है, और उसी को हम कह देते हैं कि व्यक्ति रोगी है। ये योग के अनुसार, क्योंकि योग ये मानता है कि स्वस्थ रहने के लिए शरीर के प्रत्येक भाग में प्राण का संचरित होना या सर्कुलेट होना आवश्यक। यह प्राण कहाँ से आता है, ये सोल से आता है। ऐसा आत्मनः जायते प्रश्नोपनिषद ने इसको स्पष्ट किया है कि जो प्राण है कहाँ से आता है, सोल से। और सोल क्या है, सोल एक तरह से परमात्मा की एक उसका अंश है, और वह परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि का संचालक है, और उस सृष्टि का जो सोल है वो सूर्य है। इसीलिए सूर्य को महाप्राण भी कहा जाता है। उस महाप्राण का अंश ही हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। इसीलिए सूर्य की शक्ति के बिना कोई भी जीवित नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो या जीव हो या अन्य जीव हो या वनस्पतियां हो, कोई भी। योग के दृष्टिकोण में रोग का अर्थ यही है कि उस प्राण ऊर्जा का पर्टिकुलर जिस हिस्से में समुचित मात्रा में सर्कुलेशन नहीं होगा, वह हिस्सा रोगी हो जाए। ये स्क्रीन शेयर किसी के द्वारा हो रहा है, ये आधिकारिक तौर पे हो रहा है कि ऐसे हो गया है, क्योंकि स्क्रीन पे सीधे वही दिख रहा है। ठीक है सर, आप करिए। इसके बाद अब योग को बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं, सॉरी रोग की एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं योग के अनुसार। योग सूत्र का जो पहले पाद का 30वां श्लोक है, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस अमृत दर्शनालम, जिसमें 9 चित्त के विक्षेप बताए गए हैं। पहला विक्षेप क्या है, व्याधि। यद्यप यहाँ व्याधि कह के छोड़ दिया गया, लेकिन इसी व्याधि को जब व्यास भास ने एक्सप्लेन किया इसको, तब वो वहां रोग की डेफिनेशन बताते हैं और कहते हैं धातु रस करण की विषमता का नाम रोग। और स्पष्ट योग ग्रंथ में रोग की डेफिनेशन मिलती है, धातु रस और करण, इनकी जो विषमता है, इनका जो संतुलित संचालन है, जब वो ना हो पाए और विषमता हो जाए तो इसी का नाम रोग। धातु और रस ये दोनों आयुर्वेद के शब्द हैं, और करण पूरी तरह से योग का शब्द। इसकी व्यापक चर्चा सांख्य दर्शन में मिलती है, लेकिन यहाँ पर करण का अर्थ है जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और ये हो गए 10, मन बुद्धि अहंकार ये 3 हो गए अंतःकरण। टोटल 13 करण होते हैं, जिसमें मन बुद्धि अहंकार ये 3 है अंतःकरण, और बाहर के 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां यह है बाह्यकरण। बाह्यकरण ऐसे मान लीजिए ये हमारा दाहिना हाथ है बाह्यकरण और बायां हाथ है अंतःकरण। तो बाह्यकरण और अंतःकरण का व्यापार चलता है। बाह्यकरण में क्या होता है
पंच ज्ञानेंद्रियां कुछ देती है अंतःकरण, इनटेक का काम वही करती है। तो पंच ज्ञानेंद्रियों से इनपुट होता है और उनके आधार पे बुद्धि एनालिसिस करके निर्णय देती है और निर्णय को फॉलो अप करती है कर्म इंद्रिय। ये अंदर आना और बाहर जाने की जो प्रक्रिया है, जब यह बाधित होने लगती है तब रोग की उत्पत्ति होती है। ये सामान्य रोग की डेफिनेशन। अभी इसी बात को मैं हाई ब्लड प्रेशर में आके सिद्ध करूंगा कि हाई ब्लड प्रेशर में कैसे होता है। अब अगर हम बिल्कुल स्पेसिफिक आ जाए, क्योंकि कोई भी रोग हो, रोग में होगा यही धातु रस करण, इनकी विषमता ही होगी। उसमें जितने भी मेंटल डिसऑर्डर हैं, जितने भी मन से जुड़े हुए रोग हैं, उनमें मुख्यतः करणों की ही विषमता होगी और करणों की विषमता के बाद धातु और रस की विषमता उत्पन्न होगी। लेकिन जो ऐसी बीमारियां हैं जो मेंटल डिसऑर्डर नहीं फिजिकल शुरू हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ गलत खाने से कोई बीमारी हो गई या कुछ धीरे धीरे कुपोषण जनित बीमारी डेवलप हो गई, तो ये सब धातु और रस से उत्पन्न होकर फिर कारण को डिस्टर्ब करेंगे। यानी बीमारी से फिजिकल से भी मेंटल बीमारी होती है, मेंटल से भी फिजिकल बीमारी होती है। कोई फिजिकल बीमारी लंबे समय तक चलती रही तो उससे व्यक्ति को चिंता, डिप्रेशन, तनाव इत्यादि हो सकता है। और डिप्रेशन, तनाव कोई भी परिस्थिति से भी हो सकता है, उससे फिर वो बीमारी मेंटल में फिजिकल में कन्वर्ट हो सकती है। उस बीमारी को बोलते हैं साइकोसोमेटिक बीमारी। अब आते हैं उच्च रक्तचाप, जो आज का मुख्य विषय है। उच्च रक्तचाप सामान्यतः अगर आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार देखेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है कि इसके ऊपर अगर ब्लड प्रेशर गया तो उसे हम हाई कह देंगे, और वह एक यंग एज में 120/80 को mm/G जो है वो नॉर्मल बीपी है। इसके बाद एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता है और सामान्यतः सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो ऊपर का होता है उसे सिस्टोलिक कहते हैं, वो 90+ एज माना जाता है। और 90+ एज से अगर ज्यादा है तो उसे हम ये मान लेंगे कि भाई वो उच्च रक्तचाप का रोगी। लेकिन कई बार इसी तरह से हार्ट रेट पे भी है और ब्लड प्रेशर भी। योग की दृष्टि से कई बार जो पैरामीटर बताता है उसके हिसाब से हम रोगी होते हैं, जबकि रोगी को कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि रोगी को दिक्कत हो रही है, हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन जो पैरामीटर बताया जाता है उस पे वो नॉर्मल की रेंज में। लेकिन ये ज्यादा पाया जाता है बहुत व्यवहारिक जगत में कि कई बार व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, उसे नींद भी ठीक आती है, उसका चिंतन भी बिल्कुल सही काम करता है, बौद्धिक भी बिल्कुल सही काम करता है, इंस्ट्रूमेंट बताता है और जो आधुनिक पैरामीटर वो बताते हैं कि नहीं ये तो हाई बीपी का। लेकिन सामान्यतः 90+ एज को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को 80 से 90 के बीच में ही नॉर्मल माना। 90 के ऊपर अगर गया तो उसे आप मान के चलते हैं कि उसको कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो। लेकिन इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को हम कब रोगी कहेंगे और कब रोगी नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है जैसे हम नॉर्मल रेंज के ऊपर जब जा रहा है तो वो एक सिम्टम्स के रूप में पहले आता है, रोग के रूप में नहीं आता है। बहुत सारी परिस्थितियां हैं या बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके आने से या जिनकी अवस्था में व्यक्ति अपनी सामान्य सीमा से ऊपर चला जाए। किसी भी तरह का कोई ऐसी घटना हो जाए जिसको हम हैंडल करने में असमर्थ हो, ऐसी कोई सामने कंडीशंस आ गई जो हमें नर्वस कर दे और हमें ऐसा एहसास होने लगे कि मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता हूँ, मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है, चाहे वो पब्लिक को कंट्रोल करना हो, चाहे कोई पारिवारिक घटना सडनली हो गई उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, किसी से किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा विवाद हो गया। तो इन कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या किसी भी कारण से लंबे समय तक नींद नहीं आई या पूरी रात नहीं सो पाए या अचानक कोई ऐसी बात हो गई जिसमें हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसमें बीपी बढ़ जाता है और वो जैसे रिमूव हो जाता है खत्म हो जाता है। अचानक हम बैठे और देखा एकदम से सांप आ गया, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। उसके बाद पता चला नहीं ये तो वो कल बच्चे गए थे वो मेले से ले आए, पता चला वो सांप तो वैसे रबर का खिलौना है, बीपी डाउन हो गया, तुरंत काम खत्म हो गया। तो इसको हम बीपी थोड़े कहेंगे, परिस्थिति जन्य था, किसी को थोड़ा ज्यादा हो जाता, किसी को कम हो जाता, तो किसी को कहिए बहुत ज्यादा हो जाए उसी में हार्ट रेट भी हो जाए, जब तक पता चले खिलौना था तब तक काम हो जाए। तो ऐसी स्थिति को यही कहा जाता है कि ये सिम्टम्स के रूप में, इसे हम ब्लड प्रेशर नहीं मानते हैं। और जो भी रीजन है वो रीजन समाप्त हो गया
ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल सीमा में। लेकिन किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर जब व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में है, उसके ढेर सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे बायोलॉजिकल कारण होते हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल भी होते हैं, हेरिडिटी भी होते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल इत्यादि लंबे समय तक और ज्यादा बढ़ गया तो उससे भी हो जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन मोटा मोटा यह है कि व्यक्ति को कोई चिंता नहीं, व्यक्ति को कोई तनाव नहीं, व्यक्ति बिल्कुल पूरी नींद सो रहा है और उसके बाद भी उसका बीपी एक रुका हुआ है, स्टेबल है और वो नॉर्मल सीमा से ऊपर है, और बीपी की वजह से उसको सिर में भारीपन आ रहा है, चक्कर आ रहा है, या थोड़ा आंखें लाल हो रही हैं, हेडेक हो रहा है, तो ये कुछ जो हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तब मान लिया जाता है कि भाई ये हाई ब्लड प्रेशर का रोगी है। और ऐसे व्यक्ति को सामान्यतः चिकित्सक लोग इमीडिएट कहते हैं कि भाई आप दवा खाओ, और वो दवा को उसी तरह से खाता है जैसे हम लोग एक निश्चित समयावधि पे, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पे कोई चीज रिपीट करते से भोजन लेते हैं तो उसका एक निश्चित अंतराल होता है, भाई हम दिन में 2 बार लेना है या 3 बार लेना है, इतना अमाउंट लेना है। ठीक उसी प्रकार से एक निश्चित अंतराल पे एक निश्चित पावर की दवा उस व्यक्ति को रेगुलर लेनी पड़ती है, और दवा के प्रभाव से बीपी नॉर्मल रहता है। दवा का प्रभाव खत्म होता है, बीपी फिर अपनी सीमा से बाहर आने लगता है, और ऐसे व्यक्ति को फिर मान लिया जाता है कि उच्च रक्तचाप का रोगी है। तो ये हमने सामान्य से एक बात कही उच्च रक्तचाप के रोगी के संदर्भ में, जो एक तो किसी के कारण उसी पर पूरी तरह से निर्भर होकर के त्वरित लक्षण के रूप में आ रहा था, और वो इटियोलॉजी या वो रीजन हटा दीजिए, वो समाप्त हो रहा, बीपी नॉर्मल ले लिया। और दूसरा है कि सब कुछ सामान्य रहते हुए भी बीपी अपनी सीमा से ऊपर जा रहा है। तो पहले वाले को तो हम लक्षण के तौर पर ही लेंगे, उसे हम रोग बीपी उच्च रक्तचाप का रोगी नहीं मानेंगे। लेकिन दूसरी परिस्थिति में अगर हो रहा है, व्यक्ति आ रहा है, तो उसे उच्च रक्तचाप का रोगी मान लिया जाता है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति उसको उच्च रक्तचाप का रोगी मानती है, और फिर उसके लिए वो दवाएं प्रारंभ। अदरवाइज अन्य कोई रीजन है तो उसकी भी दवा चलती है, साथ में टाइमिंग के लिए कहते हैं भैया बीपी बढ़े तो दवा तब तक खा। अब आते हैं योग में इसका इलाज कैसे करें, क्योंकि हम लोग तो योग के शिक्षक, टीचर या अध्यापक जो कुछ भी है, तो हम यौगिक मैनेजमेंट की ही बात करें। उच्च रक्तचाप का यौगिक मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस विषय में। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में भी यही पढ़ाता हूँ, और मैंने इसी को अप्लाई किया है। पिछले 2004 से मैंने योगा थेरेपी शुरू की थी, अब तक मुझे 18 साल हो गए योग से चिकित्सा करते, और इस 18 साल में मेरे जो चिकित्सा काल का अनुभव रहा है वो केवल एक ही तथ्य पर रहा है कि रोग कोई हो, आप इटियोलॉजी को पहले जानो, रोग का कारण क्या है। आप विश्वास मानिए, मेरे पास एविडेंस के तौर पे है। पूरी दुनिया कहती है कि भस्त्रिका प्राणायाम इज अ वेरी हार्मफुल फॉर हाई ब्लड प्रेशर, और मैंने भस्त्रिका से ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया है, ठीक किया, हाई ब्लड प्रेशर को भस्त्रिका से। लेकिन यहाँ पर कौन सा सिद्धांत काम करता है? यहाँ पर सिद्धांत काम करता है इटियोलॉजी। उस हाई ब्लड प्रेशर का रीजन क्या? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी अननेसेसरी चीज को लेकर के, कोई ऐसी बात है उसके जीवन में जिसके डर के कारण उसका बीपी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा एंजाइटी रह रही है, एंजाइटी से बीपी बढ़ रहा है, एंजाइटी का भस्त्रिका से बढ़िया कोई इलाज नहीं, बशर्ते आपको भस्त्रिका कराते समय बीपी पर नजर रखनी पड़े, क्योंकि भस्त्रिका का स्वभाव बीपी बढ़ाना नहीं है, भस्त्रिका करते समय बीपी बढ़ता है। कपालभाति का स्वभाव नहीं बीपी को बढ़ा देना, कपालभाति करते समय बीपी बढ़ता है। इसलिए नाइस सर, नाइस, थैंक यू। इसलिए अगर ऐसा होता तो जितने भस्त्रिका करने वाले हैं वो सब हाई बीपी के मरीज हो जाते। मेरा बीपी आइडियल 110 और 70 रहता है, और मेरा सबसे अगर फेवरेट कोई प्राणायाम है तो भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका करता हूँ, पूरे दिन मस्त रहता हूँ। सूर्य नमस्कार और भस्त्रिका, ये मेरे 2 फेवरेट अभ्यास है। फिजिकल के तौर पे सूर्य नमस्कार, और मन को रिलैक्स करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। बाकी और जो समय है तो अनुलोम विलोम या ब्राह्मी ये सब किया, नहीं तो कोई बात। तो उच्च रक्तचाप की यौगिक मैनेजमेंट के लिए यद्यप आसन भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, मुद्राएं भी अपनी भूमिका अदा करती हैं, लेकिन हम सीधे टू द पॉइंट प्राणायाम पर आते हैं, और प्राणायाम से कैसे ब्लड प्रेशर को मैनेज किया जाए उसकी चर्चा करें। पूरे प्राणायाम को 2 भागों में डिवाइड करिए, 3 भागों में डिवाइड करिए। जितने भी प्राणायाम उनके 3 ग्रुप बनाइए, ए, बी और सी। ए ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो बीपी को नॉर्मल रेंज में लाता है, चाहे हाई हो चाहे लो। इसके अंतर्गत आएंगे, मतलब ये मैंने आपसे बना लिया बीपी को प्राणायाम को जो है क्लासिफाई करने के लिए।
तो ए ग्रुप मान लीजिए, माना ए ग्रुप के अंदर हम ऐसे अभ्यास रखते हैं जो बीपी को नॉर्मल का, चाहे हाई हो चाहे लो। तो इस ग्रुप में आ जाएंगे अनुलोम विलोम सबसे पहले आएगा, भ्रामरी आएगा, उज्जयी आएगा। अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, ये 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो बीपी चाहे लो हो चाहे हाई हो, ये नॉर्मल ही करेंगे। तो ये अभ्यास, इसमें किसी भी हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर या नॉर्मल व्यक्ति वाले को ये तीनों प्राणायाम कराए जा सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, बी ग्रुप। बी ग्रुप ऐसे प्राणायाम है जो बीपी को बढ़ाते हैं, उनके अभ्यास से बीपी बढ़ने बढ़ना टाइम बीइंग के लिए। उसमें है भस्त्रिका, कपालभाति। यद्यप कपालभाति प्राणायाम नहीं, लेकिन चूंकि इसको हम श्वास से जुड़ा हुआ अभ्यास है, प्राणायाम करते समय करते हैं, इसलिए जब हम इस तरह से वर्गीकरण करेंगे तो हम कपालभाति को भी यहाँ पे रखेंगे। तो कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्यभेदी 3 ऐसे प्राणायाम हैं जो अभ्यासी के ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे। इसके अभ्यास करने से तीसरा कौन सा? सूर्यभेदी, भस्त्रिका और कपालभाति। ओके सर। मैडम कृपया आप चैट बॉक्स का प्रयोग करें, माइक को अनम्यूट ना करें प्लीज। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, अगर कुछ सिर्फ चैट बॉक्स से ही आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, आप माइक को अनम्यूट ना करें, उससे फ्लो टूटता है। तो जो दूसरा प्राणायाम मैंने कहा है जिसके अभ्यास से बीपी अभ्यास के समय बढ़ता है, वो है भस्त्रिका, कपालभाति और सूर्यभेदी। जिसमें सूर्यभेदी अमूमन बीपी को थोड़ा बढ़ाता है, यद्यपि वो बीपी नहीं बढ़ाता, उसका काम है बॉडी में एनर्जी को बढ़ाना। और अगर हठ योग के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हठ योग का जो मुख्य लक्ष्य है वो कुंडलिनी का जागरण है, सोई हुई शक्ति को जगा करके उसे सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार चक्र पे ले जाना है। और इसके लिए प्रमुख प्राणायाम भस्त्रिका और सूर्यभेदी ही बताएंगे। यही 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो कुंडलिनी को जागृत करते हैं। कुंडलिनी जागृत मीन्स बॉडी में एनर्जी के फ्लो को ऊर्ध्वगामी करते हैं। तो जाहिर सी बात, थोड़ा बहुत बीपी तो बढ़ेगा ही, लेकिन वो बीपी कोई हार्मफुल नहीं होगा। तो ये 2 प्राणायाम है जो शरीर में, जो अगर हम अभी आ चुके विषय बीपी का ही है, तो उच्च रक्तचाप इनके अभ्यास से बढ़ता है। तीसरा ग्रुप, सी ग्रुप, जो रक्तचाप को घटाएगा ही घटाएगा। हाई है तो घटाएगा, नॉर्मल है तो घटाएगा, लो है तो और लो कर देगा। उसमें मुख्य प्राणायाम है चंद्रभेदी प्राणायाम। इसके अलावा शीतरी शीतकारी भी बीपी को डाउन करते हैं, लेकिन ये बीपी हाई को डाउन करते हैं। ऐसे भी कोई स्टडी नहीं है कि लो बीपी वाला करे और लो हो जाए, तो ऐसा नहीं, लेकिन चंद्रभेदी निश्चित तौर पर बीपी को लो करे। चंद्रभेदी और सूर्यभेदी जो ऐसे प्राणायाम हैं, क्रमशः सूर्यभेदी, पिंगला नाड़ी को सूर्यभेदी कहते हैं और इड़ा नाड़ी को चंद्र। तो पिंगला नाड़ी से जब श्वास जाएगी, इस पे ढेर सारी स्टडी हो चुकी है, साइंटिफिक स्टडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। और ग्रंथ तो, टेक्सुअल ग्रंथ तो, टेक्स्ट तो पूरी तरह से कहता है कि सूर्य नाड़ी, जो दाहिनी नाड़ी है जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, इससे जब श्वास अंदर जाएगी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। चाहे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो और बढ़ेगा, और नॉर्मल है तो बढ़ेगा, लो है तो बढ़ेगा। अब वो बढ़ के कहां तक जाएगा डिपेंड करेगा अभ्यास कितना किया। लेकिन जहां पर भी बीपी है वहां से अभ्यास के समय ऊपर की ओर पुश होना शुरू होता है। सर, ये होगा सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्यभेदी कैसे करते हैं? राइट से कंटिन्यूअस इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, ये सूर्यभेदी। चंद्रभेदी प्राणायाम, जो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल होगा, तो जैसे ही लेफ्ट से इनहेल होगा और राइट से एक्सहेल होगा, ये प्रक्रिया जहां शुरू होगी वहां पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। जैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वैसे ही शरीर क्रियाएं हाइपो होंगी। सूर्यभेदी के एक्टिवेट होने से हाइपर होंगी, चंद्रभेदी के एक्टिवेट होने से पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा और क्रियाएं हाइपो होने लगेंगी, तो बीपी भी डाउन होने लगेगी। तो इसलिए सी ग्रुप में हमने कौन से अभ्यास रखे जो ब्लड प्रेशर को कम कर। ये किताब हमारे पास है, अभी मैंने सामने देखा तो दिख गई, योगा फॉर डायबिटीज। इसमें भी ये डॉक्टर एच नागेंद्र और उनकी टीम के द्वारा लिखी गई है, और मैं कभी जब दिल्ली में DRDO में था तब की खरीदी हुई बुक है। लेकिन इसमें बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी है जो बहुत ज्यादा मदद करती हैं, खासकर प्राणायाम और क्रियाओं को साइंटिफिक वे में बताने। तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर एच नागेंद्र ने ही अपनी टीम के द्वारा कुछ टेस्ट किए हैं, चंद्रभेदी करा करके और सूर्यभेदी करा, केवल
सेपरेट चंद्रभेदी और सेपरेट सूर्यभेदी, और उसकी स्टडी इसमें दिखाई है कि कैसे चंद्रभेदी करने से पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और कैसे सूर्यभेदी करने से सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो हमने सारे प्राणायाम को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। पहला जो ऐसा था जो बीपी को नॉर्मल रेंज में रखता था, ये ग्रुप, और इसके अंतर्गत हमने प्राणायाम बताए थे अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी। तो उज्जयी और भ्रामरी तो जो है बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम में आप जितनी देर अनुलोम विलोम करेंगे उतनी देर संतुलित मात्रा में सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथिक एक्टिवेट होगा बदल बदल। यानी कि आपने इनहेल किया तो देखिए ग्रंथ क्या कहता है, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्या कहता है, शनय शनय पूर्व कहा, शनय शनय रेच का उदाहरण भी देते हैं, सिंह यथा सिंह गजा व्याघ्रो, जैसे सिंह गज बाघ इस इत्यादि को बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे उन्हें वश में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्राण को वश में करने के लिए पूरक और रेचक की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से करनी। तो इसमें जितनी आप देखिए, अगर आपने 5 मिनट अनुलोम विलोम किया तो 5 मिनट में मान लीजिए इनहेल, अगर इनहेल मान लीजिए 50 बार आपने या 20 बार इनहेल किया, तो 20 बार में 10 बार इनहेल लेफ्ट से होगा, 10 बार राइट से होगा, 10 बार सिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ, 10 बार पैरासिम्पैथिक एक्टिवेट। फिर एक्सेल भी, फिर इसमें जो मुख्य बात है कि ड्यूरेशन इनहेल एक्सेल का बराबर अगर आप कर रहे हैं तो जितनी देर लेफ्ट से एक्सेल होगा उतनी देर राइट से एक्सेल होगा, जितनी देर लेफ्ट से इनहेल होगा उतनी देर लेफ्ट राइट से एक्सेल होगा। मान लीजिए आपने पूरक रेचक का रेशियो जो ग्रंथ कहता है 1:2 का भी कर दिया, तो जो भी होगा यहाँ सेंस ये है कि इनहेल का पीरियड, पूरक का पीरियड जितना लेफ्ट से होगा उतना ही राइट से होगा, यानी जितना पिंगला से होगा उतना ही इड़ा से होगा। एक्सेल का जितना पीरियड पिंगला से होगा उतना ही इड़ा से होगा। तो ये बिल्कुल बराबर होगा, जो भी होगा वो इड़ा और पिंगला यानी सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों बराबर एक्टिवेट होंगे। उनके एक्टिवेशन का जो पीरियड होगा और जो सेंसेशन होगा, सेंसेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, वो सब बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। इसीलिए दोनों क्लोज, और दोनों क्लोज इड़ा और पिंगला जैसे दोनों क्लोज होंगे, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों क्लोज होंगे, और दोनों जैसे क्लोज होंगे मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं इसको सिद्ध कर दूंगा, ये सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का क्लोज होना ही इड़ा और पिंगला का संतुलन होना, जिसको बोलते हैं इड़ा और पिंगला का मिलन या हा और ठा का मिलन। और इसी को भगवान कृष्ण ने भी कहा है समत्तम योग उच्चते के रूप। जो समत्तम योग उच्चते है, सिद्ध सिद्धो समभूता समत्तम योग उच्चते, वो यही है कि हमारे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हम एक ही जैसे रहें, दोनों परिस्थितियों से हम अप्रभावित रहें। तो ये बीपी चाहे लो हो, चाहे यद्यपि आज का विषय मेरा हाई है, लेकिन चाहे लो हो चाहे हाई हो, बीपी को अगर हमें नॉर्मल पर स्टेबल करना है, उसे नॉर्मल पर स्थिर करना है, तो इसके लिए मुख्य रूप से होंगे अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, 3 प्राणायाम। इन्हीं 3 से बीपी नॉर्मल स्थिति में आकर के रुक जाए। अब आते हैं, अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है किसी का बीपी, तो उसके साथ चंद्रभेदी प्राणायाम लगा। और जब चंद्रभेदी प्राणायाम लगेगा तो प्राणायाम का प्रोटोकॉल इस तरह से बनेगा, पहले अनुलोम विलोम, फिर चंद्रभेदी, फिर उज्जयी, फिर भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम इस तरह ऑर्डर में आएंगे। पहले अनुलोम विलोम, क्योंकि अनुलोम विलोम तो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसलिए किसी भी प्राणायाम के पहले उसको आना है। और अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद जो भी प्राणायाम आएगा वो पहले से ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। अगर वो प्राणायाम सीधे किया जाए, मानी चंद्रभेदी सीधे किया जाए और आफ्टर अनुलोम विलोम किया जाए, तो आफ्टर अनुलोम विलोम चंद्रभेदी का प्रभाव ज्यादा। इसीलिए अगर स्पेसिफिक हाई ब्लड प्रेशर किसी को है और उसे हमें उस बीपी को जल्दी से जल्दी नॉर्मल स्थिति में लाना है, तो हम अनुलोम विलोम और फिर उसके बाद चंद्रभेदी और उसके बाद फिर उज्जयी और भ्रामरी इस ऑर्डर में करें। बीपी जितना ज्यादा है उतना ज्यादा हम चंद्रभेदी को बढ़ा देंगे। एक सामान्य दशा में 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट चंद्रभेदी, फिर 10 बार उज्जयी, फिर 10 बार भ्रामरी, इतना सफिशिएंट है। अब तीसरी परिस्थिति, अगर मान लीजिए किसी को बीपी बहुत ज्यादा है, एकदम से बीपी बहुत ज्यादा है, लग रहा है अभी ब्रेन हेमरेज हो जाए, और कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर इतनी जल्दी मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल सकती या थोड़ा समय लग सकता है, और पास में दवाई भी नहीं है जो खाए और तुरंत बीपी लो या नॉर्मल हो जाए, तो उसको तुरंत इमीडिएट चंद्रभेदी प्राणायाम शुरू कर। चंद्रभेदी कैसे शुरू होगा? लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में किया, राइट हैंड को प्रणव मुद्रा बनाया, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया। देखिए चूंकि इसमें फ्रंट कैमरा है, आपको अगर हो सकता है उल्टा दिख रहा हो, मैंने बंद दाहिनी नासिका ही किया है, अगर आपको बाईं दिख रही हो तो उससे दाहिनी समझना। तो दाहिनी नासिका को बंद किया और बाएं से इनहेल किया, लेफ्ट से इनहेल किया, और इनहेल करने के बाद लेफ्ट को बंद किया और राइट से एक्सहेल किया।
फिर लेफ्ट से इनहेल, होल्ड किया, राइट से एक्सहेल किया। इसको हम एक काउंटिंग है, उस काउंटिंग से करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट उससे मिलता है। उस काउंटिंग को मैं प्ले करके आपको दिखा रहा हूं। सर पीपीटी है, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। नहीं, वो केवल ऑडियो प्ले है। ठीक है। काउंटिंग आ रही है आप लोगों को? आवाज सुनाई दे रही है काउंटिंग की? जी जी। अभी देखिएगा, आप लेफ्ट से इनहेल शुरू करिए, अब दोनों बंद कर रोकिए, राइट से एक्सहेल, पुनः लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल। तो इस तरह से इस काउंटिंग से करते हैं तो अपने आप अनुभव, अनुलोम विलोम हो, चाहे चंद्रभेदी हो, चाहे सूर्यभेदी हो, इनहेल एक्सहेल और ब्रेथ होल्ड का एक रेशियो फिक्स हो जाता है। हमें केवल इतनी प्रैक्टिस करनी है कि इन दैट पीरियड स्पीड शुड बी सेम। जो भी इनहेल या एक्सहेल का पीरियड उसमें हमें एक जैसी करनी है स्पीड। शुरू में थोड़ा स्पीड नहीं चलेगी तो शुरुआती जो स्पीड होगी, मान लीजिए 4 सेकंड के रेशियो से हम कर रहे थे, 1 to 4 इनहेल कर रहे थे, 4 4 4 4 4 सेकंड होल्ड कर रहे थे और उल्टी गिनती 4 3 2 1 में एक्सहेल कर रहे थे। तो ये सेम रेशियो है, लेकिन अभ्यास ना होने से शुरू में आप 1 2 तक ही इनहेल कर जाएंगे। अगर अभ्यास नहीं होगा, लास्ट में 2 सेकंड किसी तरह काम चलाएंगे। और ये एक्सहेल में और ज्यादा हो, एक्सहेल में 4 3 पूरी सांस बाहर हो जाए, 2 3 में किसी तरह काम चलाएंगे। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और 4-5 सेटिंग के बाद आप सेट हो जाएंगे। फ्रॉम 4 to 1 speed should be same while exhaling. Same thing is that while inhaling from 1 to 4 speed should be same. जिस श्वास से आपने शुरू किया था, जिस स्पीड से श्वास लेना, जैसे हाईवे पे गाड़ी चलते हैं ना, बिल्कुल एक ही गियर में ला करके डाल देते हैं, एक ही स्पीड में बिल्कुल मीटर स्थिर हो जाता है। ठीक उसी तरह से आपके इनहेल और एक्सहेल की स्पीड बिल्कुल एक तरीके से हो, ऐसा नहीं कि वो कहीं घट रही हो कहीं बढ़ रही हो। और यहाँ 1 2 3 4 का मतलब आपके पीरियड को एक आधार मिल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि 1 पे लिया फिर 2 पे लिया फिर 4 पे लिया, झटके में श्वास नहीं लेनी। श्वास के 4 टुकड़े नहीं करने, टुकड़ा एक ही रहेगा फ्रॉम 1 to 4 और एक्सहेल भी फ्रॉम 4 to 1। तो इस काउंटिंग से हम कर सकते हैं, इस काउंटिंग से हमारा अभ्यास सध जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर का चूंकि विषय है, हाई ब्लड प्रेशर में 5 मिनट अनुलोम विलोम इसी काउंटिंग से। बस इतना अंतर होगा कि लेफ्ट से भरेंगे फिर राइट से निकालेंगे, फिर राइट से भरेंगे लेफ्ट से निकालेंगे। आई थिंक अनुलोम विलोम सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनुलोम विलोम। तो 4 अभ्यास हाई ब्लड प्रेशर के लिए हम यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं। नंबर 1 अनुलोम विलोम, आफ्टर दैट नंबर 2 चंद्रभेदी, नंबर 3 पे उज्जयी और नंबर 4 पे भ्रामरी। ये 4 प्राणायाम रिकमेंड कर रहे हैं। इनको हर कोई कर सकता है, आराम से कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसमें इनको वर्जित हो करना। इन चारों को एक बार हम करके दिखाई दे रहे हैं, ताकि अगर कुछ नए लोग जुड़े हों जो योग से बिल्कुल विज्ञ नहीं है और अनुलोम विलोम कैसे किया जाता है ये भी नहीं जानते, तो एक बार वो कर लेंगे। तो सर, मैं शुरू में मैंने आपसे ये नहीं पूछा इसकी टोटल टाइमिंग क्या है, कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलना है, उस हिसाब से हम टाइम को मैनेज। इस कार्यक्रम को सर हम लोग 50 तक लेंगे, यानी कि 8:50 तक। इसका 10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। 9 o'clock पर हम लोग क्लोज कर देंगे। बहुत समय है हमारे पास अभी, बहुत सभी 8:15, अच्छा 8:45 बज गया। जब सेशन प्रारंभ चलता तो फिर समझ नहीं आता सर। ठीक है तो 5-7 मिनट, 10-7 मिनट में हो जाएगा, 8:50 तक हम कर लेंगे। जी धन्यवाद। कोई बात नहीं सर, 5-4 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है थैंक यू। विषय बढ़िया है, आप चलते रहिए लगातार। तो हम पहले अनुलोम विलोम करेंगे, फिर चंद्रभेदी इसी ऑर्डर में, उसके बाद फिर उज्जयी, फिर भ्रामरी। एक बार हम करके दिखा रहे हैं, थोड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन सामान्य दशा में इसको करना है 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट चंद्रभेदी, 10 बार उज्जयी, 10 बार भ्रामरी। ये इसका अमाउंट रहेगा, इसकी मात्रा।
चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुलोम विलोम कैसे करें। तो सेम वही काउंटिंग जिस काउंटिंग से हम कर रहे थे उसी काउंटिंग के साथ हम अनुलोम विलोम को करेंगे। काउंटिंग प्ले कर रहे हैं और उसी काउंटिंग के साथ अनुलोम विलोम। 1 2 3 4 4 4 4 4। अब राइट से एक्सहेल। 4 3 2 1। पुनः राइट से इनहेल। 1 2 3 4। दोनों बंद करके होल्ड करें। 4 4 4 4। लेफ्ट से एक्सहेल। 4 3 2 1। लेफ्ट से इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 4 4 4 4। राइट से एक्सहेल। 4 3 2 1। राइट से इनहेल। 2 3 4। होल्ड। 4 4 4 4। लेफ्ट से एक्सहेल। 4 3 2 1। रोक दीजिए। 1। तो अभी हम कैसे कर रहे थे, लेफ्ट से इनहेल किया, फिर होल्ड किया, फिर राइट से एक्सहेल किया, फिर राइट से इनहेल किया, होल्ड किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। लेफ्ट से इनहेल करके शुरू किया और फिर जब हम लेफ्ट से एक्सहेल कर रहे थे तो प्राणायाम की आवृत्ति पूरी हो रही। इसलिए जब भी अभ्यास को रोकेंगे लेफ्ट से एक्सहेल करने के बाद, यानी कि लेफ्ट से श्वास निकालने के बाद ही अभ्यास को रोकेंगे, तभी जाकर के कंप्लीट आवृत्ति होगी। इसकी शुरुआत सदैव लेफ्ट से इनहेल करके ही करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करके इसको एंड करें। किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखा है कि सूर्य भेदी और अनुलोम विलोम और चंद्र भेदी में क्या अंतर है। तो अब इसके बाद चंद्र भेदी करेंगे, अंतर क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ताकि बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए। ये देखने में लगता है एक ही जैसे हो रहा है। अनुलोम विलोम में लेफ्ट से भरने के बाद रोक करके फिर राइट से निकालते हैं और राइट से निकालने के बाद फिर राइट से ही इनहेल करते हैं और फिर रोकते हैं और फिर लेफ्ट से निकालते हैं। ये हुआ अनुलोम विलोम। यानी कि एक अनुलोम विलोम में 2 बार इनहेल होगा और 2 बार एक्सहेल होगा। एक इनहेल लेफ्ट से होगा, फिर राइट से एक्सहेल होगा, फिर राइट से इनहेल होगा, लेफ्ट से एक्सहेल। यह है अनुलोम विलोम। और चंद्रभेदी में केवल और केवल लेफ्ट से ही इनहेल होगा और केवल राइट से ही एक्सहेल होगा। ये वन वे है, वन वे जैसे नहीं कुछ कुछ मार्केट में जाते हैं तो वन वे होता है। तो आप जा सकते हैं, अभी क्वेश्चन चैट बॉक्स में ही लिखें और बाद में ले लेंगे, इससे प्रवाह रुक जाता है। तो जैसे वन वे नहीं होता है, कुछ मार्केट में वन वे होता है, आप जा तो सकते हो वापस नहीं आ सकते, और कुछ में दोनों तरफ होता है, एक तरफ से गए दूसरी तरफ से ले आए, ऐसे समझ लीजिए। चंद्रभेदी प्राणायाम में इनहेल केवल और केवल लेफ्ट नासिका से ही होता है। इसका नाम ही है चंद्रभेदी। चंद्र नासिका लेफ्ट नासिका है जिसको ईड़ा बोलते हैं, इसलिए इसमें इनहेल केवल लेफ्ट से होगा, एक्सहेल हर बार राइट से होगा। एक्सहेल लेफ्ट से कभी नहीं होगा और इनहेल राइट से कभी नहीं होगा। यह है चंद्रभेदी। अब आइए इसको एक बार करके देखिए। 3 4 4 4 4 4। राइट से एक्सहेल। 4 3 2। राइट से एक्सहेल के बाद फिर लेफ्ट से इनहेल। राइट से इनहेल नहीं होगा। होल्ड। राइट से एक्सहेल। 4 3 2 1। लेफ्ट से इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 4 4 4 4। राइट से एक्सहेल। 4 3 2 1। लेफ्ट से इनहेल। 1 2 3 4। होल्ड। 4 4 4 4। एक्सहेल राइट से। 4 3 2 1। रिलैक्स। तो ये आपने जो बाद में किया ये चंद्रभेदी है। ये जब समाप्त होगा तो राइट से ही एक्सहेल करके समाप्त होगा, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति है वो राइट से एक्सहेल करने के बाद पूरी हो रही, इसलिए इसका समापन हरदम राइट से एक्सहेल करके। अब चंद्रभेदी के बाद फिर उज्जैन लेते हैं। इन दोनों को कम से कम 5-5 मिनट करें और बीपी अगर ज्यादा रहता है तो इसी को रिपीट भी कर सकते हैं। चंद्रभेदी रिपीट कर दीजिए, अनुलोम विलोम आप रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये तब है जब बीपी बहुत ज्यादा रहता है। अब इसके बाद उज्जयी में क्या करते हैं, पहले तो खिचड़ी मुद्रा लगाते हैं, जीवा को तालू से लगाए जितना ऊपर ले जा सकते हैं, और लगाने के बाद नंबर 1 खिचड़ी मुद्रा, यानी कि ट्राई टू टच योर ऊपर का जो कैविटी है, इसको ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, या जितना आप पीछे मैक्सिमम जीवा को ले जा सकते हैं उतना ले जाइए पीछे। और लगाने के बाद फिर नंबर 2 आप सारा ध्यान अपने थ्रोट पे करिए, और थ्रोट की मांसपेशियों को कॉन्टेक्ट यानी संकुचित करिए, और संकुचित करके ऐसे फील करिए कि जैसे थ्रोट में पंप लगा और यहीं से आप हवा खींच रहे हैं। आपका सारा का सारा ध्यान थ्रोट पर रहेगा, मांसपेशियां थ्रोट की संकुचित करेंगे और थ्रोट से ही वायु को खींचेंगे। मुंह बंद रहेगा, श्वास नाक से ही जाएगी, लेकिन ताकत थ्रोट से लगेगी, और खिचड़ी मुद्रा ऊपर लगी रहेगी, जीवा वहीं लगी रहेगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ये इट इज वेरी टेक्निकल प्राणायाम। तीसरे नंबर पे दोनों नासिका बंद करके जालंधर बंद लगाएंगे, चिन को लॉक करेंगे और जालंधर बंद, और जितनी देर श्वास रोक सकते हैं आराम से रोकेंगे। चौथे नंबर पे फिर सिर को सीधा करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। इसमें हर बार एक्सहेल लेफ्ट से ही होगा उज्जैन में, और इनहेल हर बार दोनों नासिका से। एक बार करते हैं, देखिए। सेकंड डाउन। यहाँ पर 2 बार मैंने करके दिखाया, इसको 10 टाइम्स करना है। अगर किसी को सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ा हो तो जलंधर बंद लगाएं, सिर को सीधा करके होल्ड कर लें। बीपी बहुत ज्यादा, हालांकि अभी मैं सावधानियां में इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ भी कर दूं, बीपी बहुत ज्यादा रहता है तो ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी नॉर्मल रखें, 4 सेकंड 5 सेकंड। लेकिन अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं है तो जितनी देर आप ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं उतनी देर यहाँ पर ब्रेथ होल्ड कर, यहाँ एस्फा कैपेसिटी हो जाएगा उज्जैन में जब ब्रेथ होल्ड का, तो यहाँ पर ब्रेथ होल्ड पे ही फोकस करना है। जबकि अनुलोम विलोम और उसमें एक निश्चित रेशियो है, शुरू में बिगिनर्स को बराबर रेशियो में करते हैं 1-1-1, तो मैं भी जैसे काउंटिंग करा रहा हूँ। जब ग्रंथ में 1:4:2 के रेशियो की बात कही गई, लेकिन वो नॉर्मल प्रैक्टिस करती है। तीसरे आज चूंकि हाई बीपी है, इसलिए हाई बीपी के दृष्टिकोण से बराबर रेशियो ही सफिशिएंट है कुंभक और रेचक की मात्रा को बढ़ाने में बराबर। अब लास्ट बोले भाई, कोई कुछ पूछ रहा आप है? सिर्फ चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए हरिओम जी, चैट बॉक्स में, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अभी चलने दीजिए, हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेंगे तब आप उसमें बता दिया करिएगा, और नहीं तो चैट बॉक्स तो हम देख के बता ही देंगे। आप तो संगठन के व्यक्ति हैं, आपको रूल्स बता दिए गए हैं पहले ही, उसे फ्लो टूट जाता है, जो जो सर के दिमाग में चीज कंटिन्यू चल रही होती है उसमें फिर क्लिंच आ जाता है। जी सर, कंटिन्यू करें। सर कंटिन्यू करें सर। शायद सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? प्रमोद जी थोड़ा चेक करिए। जी सर। ओके, तब तक आप कैरी कर लीजिए, तब तक हमारे सर जुड़ रहे हैं। एक बार देखिए, शायद रिज्वाइन हो रहे हैं। आदरणीय साथियों, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आप बीच में इस तरह से अगर सवाल पूछेंगे तो हमारे स्पीकर महोदय को पूरा समय नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कार्यक्रम जो है वो उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा। तो मेरा विनती यही है सभी से कि कोशिश करें चैट बॉक्स का प्रयोग करें। मैं हर रोज बताता हूं, आप थोड़ा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना करें और उनका पालन अवश्य करें। आदरणीय डॉक्टर रामकिशोर सर जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे तो दिख रहा है, लेकिन उनका वीडियो ऑन नहीं है। एक बार मैं सर एक बार कॉल कर दीजिए सर को, जी हो जी सकता है कोई टेक्निकल एरर ना हो।
सर आप ज्वाइन हो गए क्या? आई थिंक नहीं हुए सर अभी तक। सर जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी से ही वो जुड़ेंगे। हाँ हाँ, ऑडियो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो उनका है। नहीं नहीं, उनका जो नेटवर्क है वो ज्वाइन नहीं कर रहा है। ओके। जो साथी नए जुड़े हैं उनसे मेरी विनम्र विनती है कि जो लिंक हमने चैट बॉक्स में दिए हैं, आप लोग वहां से जाकर के प्रतिदिन जो हमारे कार्यक्रम अपडेट होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा सदस्य बनना चाहते हैं वो लोग भी वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि कोई साथी आप में से किसी विशेष बीमारी के ऊपर कोई पकड़ रखता है और वो भी एक स्पीकर के तौर पर हमसे जुड़ना चाहता है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग भी आए, ये मंच सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो अपनी अपनी स्किल्स को इस प्लेटफॉर्म पर रखें और पूरे देश तक पहुंचाएं। प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए ही हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों को ही जा रहा है, जितना ये अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। और आपके लिए चूंकि ये पहला ऐसा नया कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट है, जो प्रकल्प हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें 75 रोग हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें से हमारे बहुत से साथी MA BA MSc योग वगैरह इत्यादि किया होगा, उसमें भी उनको 75 बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। हालांकि वो टैक्स तो ढेर सारे पढ़ते हैं, लेकिन एक साथ 75 डिसीज कवर करना, वो भी इतने विद्वान मनीषियों के द्वारा, विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा, विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ में, ये तो बहुत ही मुश्किल की बात होती है। लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है, तो थोड़ा सा कार्यक्रम की मर्यादा और उसको जबकि पूरा बता दिया गया था कि टेक्निकल ग्लिच आते हैं, आप अनम्यूट करते हैं, हमारा स्पीकर थोड़ा सा उन चीजों से, विषय से हटता है, तो ये थोड़ा सा एरर होता है। एक बार हम फिर से ज्वाइन हो गए सर। ज्वाइन हो गए हैं क्या आदरणीय प्रमोद जी? सर जी सर, जी सर ज्वाइन हो गए हैं। ये तो शो नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर रामकिशोर सर ज्वाइन हो गए आप? सर मैं देख तो पा रहा हूं, लेकिन शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया अभी तक, साउंड ज्वाइन नहीं किया। एक बार आप कॉल करके थोड़ा सा बात कर लें। कुछ साथी पूछ रहे थे कि सदस्यता के लिए क्या करें। हमने जो लिंक दिया हुआ है आपके चैट बॉक्स में, आप वहां पर जाके सदस्यता ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कृष्ण जी पूछा जाएगा क्वेश्चन। और आप फेसबुक और कुटुंब ऐप के माध्यम से भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप फेसबुक पर जाकर के इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन, जो अगर आप सर्च करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज आपको आ जाएगा। प्रतिदिन हम एक नए स्पीकर को बुलाते हैं और उस पर पूरा जानकारी पहले से बता दी जाती है कि क्या विषय रहेगा। आप उसी विषय के अकॉर्डिंग अपने जो सवाल हैं उनको तैयार करें, ताकि सेशन जो है वो शानदार हो सके और बाकी लोगों का भी ज्ञानवर्धन हो सके। मैं पुनः विनती करूंगा, जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो लोग अवश्य इस कार्यक्रम से रोज जुड़ें, क्योंकि ठीक 8 बजे प्रतिदिन हमारा ये कार्यक्रम रहता है। और यदि किसी दिन हमारा अवकाश रहता है तो हम एक दिन पहले उसको अपडेट कर देते हैं। तो ठीक 8 बजे आप इससे जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से संख्या बढ़ती जाएगी तो 100 लोगों से ज्यादा हम लोग जूम पे ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। उसके बाद आपको फेसबुक लाइव देखना पड़ेगा या यूट्यूब पर आप लाइव जाकर के देख पाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप 7:55 पे ही आप लोग इसको ज्वाइन कर लें, ताकि जो पहले जो संख्या आएगी उनको हम लोग ज्वाइन करवा सकें। हाँ, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ गया था सर, अभी ज्वाइन कर रहे हैं बस कुछ ही समय में। ओके। तो प्रिय साथियों, जैसे ही सर ज्वाइन होते हैं, हालांकि आप लोगों को ये सारी जितनी जानकारियां लगभग मुझे लगता है उन्होंने सारी कवर कर दी हैं। और चूंकि
जो जो आप पैरामीटर्स उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि हाई बीपी में आसन ज्यादा फास्ट वाले नहीं करने होते हैं, लगभग आपको उसमें आसनों में शवासन का अभ्यास करना होता है, और जो हमारे ध्यानात्मक आसन हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वो कौन से आसन हैं उसके बारे में वो आप जो हमारे श्रोता प्रतिदिन सुन रहे हैं उनको तो किसी ना किसी जो व्याख्यान है किसी न किसी हमारे मनीषी विद्वान ने जरूर बताया होगा। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को एक बार क्लिक करना होगा, वहां सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही साथ आप लोग अपना हौसला अफजाई करते रहिए, अपने कमेंट जरूर करिए कि हाँ सेशन आपको कैसा लगा। वो आप फेसबुक पेज पर जा करके आप जरूर कमेंट करिए कि हमको सेशन में ये प्रॉब्लम आई, ये हमें और चाहिए, या ये हमें अच्छा लगा। तो इससे क्या है, हमारी टीम पूरा उसको चीजों से अपने हिसाब से उसको टैकल करती है। हमारे बीच में काफी लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर NL जिज्ञासु सर भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर अमरजीत यादव सर भी जुड़े हुए थे, और हमारे काफी जिलों के अध्यक्ष सचिव भी लोग जुड़े हैं। तो यानी कि और काफी संख्या में मुझे वो छात्र दिख रहे हैं जो कहीं ना कहीं रिसर्च स्कॉलर की भूमिका में अपना काम कर रहे हैं। आगामी दिनों में वो भी हमारे बीच में अपनी सेवाएं देंगे। तो निवेदन है कि अगर यदि आप देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे जो IYTA का नंबर है वो हमारी वेबसाइट पर भी फ्लैश है, हमारे पेज पर भी फ्लैश है, उस पर कॉल करके या व्यक्तिगत मुझे अपना बायोडाटा वगैरह भेज करके आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और आगामी दिनों में IYTA एक बहुत बड़ा नेशनल कार्यक्रम भी फिजिकली करेगा, तो उसके लिए आप हमारे मेंबरशिप का अभियान है वो भी हमारे वेबसाइट पर दिया हुआ है। उसके लिए वेबसाइट का बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है iyta.in, आप www करके डालेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत जी जुड़े हुए हैं अयोध्या उड़ीसा से, ओके, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। अब आप जो पहली बार जुड़े हैं, आप लोग अपनी जिम्मेवारी को मुझे लगता है कि 100% निभा नहीं रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो अपना इस लिंक को, पोस्टर को कई लोगों तक प्रसारित करते हैं। तो इसी चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आगे काम करना है, क्योंकि संगठन आपका है, काम आपको करना है। और आपके जो भी सवाल हैं, सवाल को चैट बॉक्स में या मेरा नंबर आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जहां से लिंक मिलता है उसके थ्रू हम आपका सवाल लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, अब कल से हम मीटिंग को लॉक करना भी शुरू करेंगे। इसमें एक जो 7:55 के बाद हम किसी को भी एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उससे फिर डेकोरम मेंटेन नहीं होता है। मीटिंग लॉक हो जाएगी, आपका जूम जो है वो उसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। आपको 7:55 पर अपने जूम पर आपको आ जाना है और म्यूट रखना है। क्वेश्चन आपके हैं, आप चैट बॉक्स में आप हिंदी में लिखिए, अपनी लोकल की जो इंग्लिश भाषा है, या जो हमारे उड़िया के भाई हैं, हमारे उड़िया हालांकि हम लोगों में नहीं आती, हरि भाई आर्यन जी हमारे IYTA के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तो वो उड़िया को भी ट्रांसलेट कर देंगे। जो कन्नड़ वाले हमारे भाई बंधु हैं वो कन्नड़ में लिखते हैं, तो हमारी KB मैडम भी उसको ट्रांसलेट करने के लिए हैं। जो हरियाणवी भाषा तो हिंदी ही होती, तो हमारे प्रमोद जी तो वैसे ही सक्षम है। और जो हमारे मलिक साहब हैं कश्मीर से जुड़ रहे हैं, तो जो कश्मीरी लैंग्वेज में वगैरह जो वहाँ भी लगभग लोग हिंदी सब लोग समझते हैं ऑल टोटल। तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे, हमारे पास ट्रांसलेटर हैं, वो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट उस स्पीकर से जरूर लिया जाएगा। और कल जो हमारे बीच में स्पीकर आने वाले हैं वो तेलंगाना स्टेट से हैं और बहुत ही विद्वान है, बहुत ही अपना योग थेरेपी में बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं, T विनोद जी। तो वो आपको पैरालिसिस डिसऑर्डर जो लकवा होता है, जिसको हम लोग शायद इसका लकवा ही एक वर्ड होता है, अगर अन्य कोई वर्ड होता प्रमोद जी उसको क्लियर करेंगे। तो पैरालिसिस डिसऑर्डर को बारे में विधिवत जानेंगे, कैसे हम योग चिकित्सा के द्वारा इसको क्योर कर सकते हैं। पक्षघात भी इसको बोला जाता है हिंदी में। जी, पक्षाघात बिल्कुल सही कहा। ये इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में भी काम आएगा। क्योंकि सभी योग चिकित्सक हैं, तो आप लोगों को पहले जिम्मेवारी है कि आपने पेशेंट को जो आपका उसको ठीक से क्योर करें। हमारे बीच में डॉक्टर NL जिज्ञासु सर हैं, वो तो लखनऊ में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हजारों मरीजों को देखते हैं, ढेर सारे तरह तरह के पेशेंट आते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर साहब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विशेषज्ञ हैं, योग विभाग पूरा संभाल रहे हैं। वैसे ही हमारे ढेर सारे साथी हैं जो आयुष विंग में काम कर रहे हैं, आयुष विंग के जिला चिकित्सालयों में, होम्योपैथिक चिकित्सालयों में। यानी कि मुझे बाद में फीडबैक आता है, प्रमोद जी इसको आप अगर कुछ आपके पास
उसके कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो क्लियर कर दीजिए, फिर हम मीटिंग को समाप्त करते हैं, क्योंकि सर वो ज्वाइन नहीं पर मैसेज आया है। जी जी बिल्कुल। हाँ। वैसे तो क्रियात्मक रूप से सर ने बहुत अच्छे से चीजों को समझाया, किस प्रकार से आप प्राणायाम करें, प्राणायाम का क्या ऑर्डर रहेगा। हाई बीपी में कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा प्राणायाम आपने नहीं करना है जिससे आपका बीपी फ्लक्चुएट हो, यानी जिसमें जो स्पीड के साथ करने वाले जितने भी आपके प्राणायाम या क्रियाएं हैं वो नहीं करना है। साथ ही हाई बीपी के अंदर आपको बैक बेंडिंग वाले जो आसन है वो नहीं करना है। अगर जो भी आसन आप करते हैं उनमें आप होल्ड ना करें, होल्ड करने से भी आपका बीपी जो है वो बढ़ जाता है। केवल आप पोजीशन अचीव करेंगे और उसके बाद धीमे से आप शांत होकर के नीचे आ जाएंगे। साथ ही विशेष ध्यान रखें कि योग निद्रा बहुत ही इफेक्टिव है हाई बीपी के अंदर। जो लोग का ब्लीडिंग शुरू हो जाता है उन लोगों के साथ में आप क्या करें, कभी भी अगर आपको लगता है कि बीपी इनका जो है एकदम से फ्लक्चुएट करता है, उनको आप रेस्ट दे करके कराएं। जैसे कोई भी आसन 10 सेकंड आप होल्ड कराते हैं तो ठीक 10 सेकंड का रेस्ट दें। जो आसन आप करा रहे हैं उसका काउंटर जरूर कराएं उसको, क्योंकि बीपी में आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब भी आप आसन कराते हैं तो प्रणव ध्यान जरूर कराएं, यानी ओंकार जाप कराएं। जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर रहेगा तो उस दौरान क्या होता है कि आपके बीपी को हाई होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दूसरा, सीधा सीधा जैसे सर ने बताया, आपका राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो दोनों ब्रेन, अनुलोम विलोम जो है वो दोनों में समान रूप से ऑक्सीजन को भेजता है। जो सांस आप भरते हैं उस सांस से आपके जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों ही ब्रेन चार्ज हो जाते हैं और संतुलन उसमें बन जाता है। तो जब भी आप हाई बीपी पेशेंट को योग अभ्यास कराएं तो सबसे पहले आप करेंगे कि आपको आंखें बंद करना है, मन को शांत करना है और धीमी गति से 5 से 10 श्वास देने हैं। आप श्वास को धीमी गति के साथ भरेंगे और ओम का उच्चारण करते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। जैसे ही मन शांत होगा उसके बाद आप धीमी गति के साथ में सूक्ष्म व्यायाम को करते हुए आसनों के अभ्यास में लेके जाएं और प्रत्येक आसन के बाद आप उनको विश्राम जरूर करवाएं ताकि इस चीज का उनको ज्यादा नुकसान ना हो। साथ ही अगर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है तो आगे झुकने वाले आसन आपने नहीं कराना है, उसमें कोशिश करना है कि आप उनको करवट में कुछ देर लेटाएं और उस दौरान डीप ब्रीदिंग करें। अगर उनका हार्ट जो है वो एकदम बीपी बढ़ जाता है तो उस दौरान डीप ब्रीदिंग की कोशिश करें। और आप साथ में अगर ब्लीडिंग आना शुरू हो जाता है तो आप पांव पर ठंडा पानी डाल करके भी उसको कुछ देर के लिए प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि आज जो समय है उसका वास्तविकता में सदुपयोग हुआ। सर ने बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाया है। इस कार्यक्रम की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत साथियों के सवाल भी थे, उनका कुछ सवालों के जवाब जो रह गए हैं उनको लेकर के एक दिन हम आप रेगुलर इससे जुड़े रहिए। अन्य विद्वान भी हमारे बीच में आते रहेंगे और आपके सवाल जो हैं उनका भी हम प्रयास करेंगे कि बीच बीच में आपके सवालों के जवाब देते रहें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई विशेष कार्यशाला भी वर्चुअल माध्यम से लगाई जाए जिसमें MRI को कैसे रीड करना है, एक्सरे को कैसे पढ़ना है, डिजीज के जो शॉर्ट नेम है वो क्या होते हैं। जैसे मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसको MS बोलते हैं। अगर डायरेक्टली कोई आपको MS बोलेगा तो शायद कंफ्यूजन होती है, क्योंकि हमारी योगा थेरेपी में हमें बहुत सारे डिजीज के जो शॉर्ट नेम हैं वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं और जो विद्वान लोगों को आप लोगों के बीच में लेकर के आऊं और साथ में आप लोगों की वही पॉलिशिंग हो जिस प्रकार से एलोपैथी के डॉक्टरों की होती है। आप लोगों को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, वो सब चीजें आपको जानकारी मिल सके। तो मैं आशा करता हूं आप लोग सभी इस सेशन का बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आप ठीक 8 बजे इस सेशन को अवश्य में ज्वाइन करें और कोशिश करें कि आपके आसपास जो आपके चिर परिचित लोग हैं उन लोगों को भी आप इस प्लेटफॉर्म से जोड़ें। जो लोग 100 की संख्या पार कर जाते हैं और जूम पे ज्वाइन नहीं हो पाते तो वो उसी लिंक के नीचे फेसबुक लाइव का लिंक होता है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बीच बीच में आप लोग शेयर जरूर करें उस चीज को। अच्छी चीजों को आप समझिए कि आपके प्रमोटर आप खुद हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट आपने खुद करनी है। आप जब इन प्रोग्राम को सर्कुलेट करेंगे सोशल मीडिया पर, जो लोग देखेंगे उनका फेथ बढ़ेगा कि योगा थेरेपी में भी चीजों का ट्रीटमेंट संभव है, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो आप लोग ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर के चलेंगे, क्योंकि
अभी जी साथियों जी, को बोलिए बोलिए। म्यूट हो रहा है आपका। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। शायद सर जुड़ हुए हैं अभी। ज्वाइन हाँ जी, ज्वाइन हो गए क्या आदरणीय डॉक्टर रामकिशोर जी? आप ज्वाइन हो गए? हाँ ज्वाइन हो गए हैं वो, लेकिन ऑडियो नहीं है उनका। हाँ, वही प्रॉब्लम है, वो जो प्रॉब्लम आ रही है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, वो दिखाता तो लेकिन वो नहीं काम कर रहा है। चलिए हम किसी और दिन फिर सर को एक समय हाँ, देंगे। सर को एक नए टॉपिक, चूंकि सर के पास ढेर सारे उनके पास विषय हैं, और फिर से एक सब्जेक्ट लेंगे नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक आप लोगों से एक निवेदन है जो नित्य प्रतिदिन हम लोग करते हैं कि जो हम पोस्टर लॉन्च करते हैं उसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाएं। अभी आपको IYTA के फेसबुक पेज पर वो पोस्टर मिल जाएगा, उसको आप वहां से सेव करके अपने जरूर लोगों को शेयर करें, क्योंकि इससे हमारी टीम को काम करने में मोटिवेशन मिलेगा। टीम को मिलेगा तो हमें भी मिलेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और जैसे कि आप डेली, हमारे कुछ श्रोता हैं वो डेली पेन पेंसिल और अपना इंक पैड लेकर के बैठते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो सफल हो रहा है। हमारी ऐसी आकांक्षा है कि हमारा कार्यक्रम बहुत दूर दूर तक पहुंचे। उन से आज का ब्लड प्रेशर पर था, तो जिनको ब्लड प्रेशर है उनके पास भी पहुंचे, जिनके पास नहीं है तो उनको आने वाले भविष्य में कभी हो ना। तो निश्चित तौर पर अपना सात्विक आहार विहार विचार दोनों रखिए, तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो भगवत गीता भी कहती है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो अपना आहार और विहार जो है ठीक ठाक रखेंगे तो कोई भी आपको बीमारी नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ आजकल के जो डिजिटल युग है, हालांकि हम लोग डिजिटल में जुड़े हुए हैं, थोड़ा मोबाइल का प्रयोग कम करें, क्योंकि मोबाइल से ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और मोबाइल से एक चीज और बढ़ रही है, वो है झूठ बोलना। बैठे होंगे बगल में, बताएंगे हम अभी वहां दूसरी जगह बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, हमें इस पर भी अपने अंदर योग को धारण करना है। तो यम नियम जिसमें आता है उसको में हमें, जो हमारा एक तप और संतोष है, तो तप तो आप भी कर रहे हैं बैठ करके 1 घंटे तक। आदरणीय हमारे मुकेश जी जुड़े हुए हैं, तो भी तो इतना विद्वान व्यक्ति हैं, फिर भी हमारे साथ मिल करके सवाल भी पूछते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। तो ऐसे गुणी लोग अगर संगठन में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर संगठन अपने आप दिन दूनी रात चौगुनी गति की ओर बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे नित्य प्रतिदिन की सुरदा चेतना जी हैं, और उनके मैं देख रहा था वीडियो में पीछे लोग कैमरे के नीचे से गुजर रहे थे, तो मैंने कहा कितना खौफ है, टेरर बना रखा है घर में कि भाई हमारी मीटिंग के समय कोई बाहर वाला व्यक्ति नहीं आना सर वो मेरी गुड़िया थी सर। जी जी।